ग्रुप की, और फिर हम एक बार बात कर लेते हैं पीरियड्स की, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जैसे हमारे पास में ये इस तरीके का टेबल बना हुआ होता है ना, बहुत सारा, देखो देखा हुआ है ना ये वाला। तो इसमें क्या होता है, जो इस टाइप के होते हैं ना हमारे पास में, मतलब कि जो खड़ी लाइनें होती हैं, दीज आर नोन एज ग्रुप्स, ठीक है ना। और जो ये लेटी हुई लाइनें होती है ना, इस तरीके से जो आ रही होती हैं, इन्हें बोला जाता है पीरियड्स, ठीक है ना। क्या होता है कि केमिस्ट्री में जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल आज के डेट में जो बना हुआ है ना, इसके अंदर हमारे पास में 1 से लेकर के 18 तक जो जाते हैं वो ग्रुप्स होते हैं, और जो 1 से लेकर 7 तक है हमारे पास में वो पीरियड होते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर जनरली हमारे पास में क्या होता है, जो शुरुआत के 2 ग्रुप होते हैं ये एस ब्लॉक के अंदर आते हैं, जो लास्ट के 6 ग्रुप होते हैं हमारे पास में, दैट इज 13 से लेकर के 18 तक के बीच में, इनको हम क्या बोलते हैं, पी, ठीक है ना, पी ब्लॉक वाले बोलते हैं। और ये बीच में बचे हुए हैं ना, कहां से कहां तक के, जो 3 से लेकर के 12 तक के बीच में होते हैं, दीज आर नोन एज डी ब्लॉक वाले, ठीक है। और यहाँ पे एक लास्ट में एफ ब्लॉक होता है, तो एफ ब्लॉक वाला हमारे पास में जो होता है ये 12th क्लास का वैसे सीबीएसई के अंदर है, बाकी एनएस वाले को तो मिक्स में सब कुछ है, एक साथ ही है, सब कुछ पढ़ना होता है उनको तो एनएस वालों को, ठीक है। तो याद रखना, मैंने बताया, समझ में आई ना बात, कि मतलब जो 1 और 2 है ना, मतलब देखो 1 और 2 वाला जो है हमारे पास में, दिस इज एस ब्लॉक, और फिर 3 से लेकर के 12 तक जो जाएगा सॉरी, ये डी ब्लॉक होते हैं हमारे पास में। और फिर 13 से लेकर के 18 तक के बीच में जो होंगे हमारे पास में वो पी ब्लॉक होंगे। और जो बाकी हमारे पास में लास्ट में 2 लाइनें होती हैं वो हमारे पास में कौन सी होती हैं, जो ऐसे ही जाती हैं, वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। पहली वाली लाइन जो होती है वो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होती है, लेंथेनॉइड, सॉरी लेंथेनॉइड्स होते हैं वो। और जो नीचे वाले होते हैं उसको बोलते हैं एक्टेनॉइड्स। कोई दिक्कत यहां तक में, ठीक है। तो ये वाली चीज होती है ना। अब देखो क्या होता है ना, कि जैसे मैं किसी भी के लिए ग्रुप वाइज अगर जाता हूं, ग्रुप वाइज का मतलब होता है मेरे पास में, जैसे मैंने काम करा कि ग्रुप 15 उठा लिया, ठीक है। तो ग्रुप 15 में हमारे पास कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे मान लो नाइट्रोजन, फोस्फोरस, आर्सेनिक, ठीक है ना, एंटीमनी और बिस्मथ, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में है। तो क्या होता है ना, कि तुम्हारे पास कोई सा भी ग्रुप दे देगा उठा के, और उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछ लेता है। क्वेश्चंस किस किस तरीके के पूछ लेता है, क्वेश्चन पूछ लेगा, जैसे मान लो कोई भी एक चीज उठा लो, जैसे मान लो फोस्फोरस है, फोस्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो एटॉमिक नंबर कैसे निकलता है वो याद करने पड़ते हैं, ठीक है ना। हमको कम से कम 30 तक याद रखने होते हैं। 12वीं क्लास का कोई बच्चा अगर है ना यहाँ पे, तो उसको 30 तक याद रखना है खाली, मतलब 11वीं और 12वीं तक के लिए अगर हमें करना है तो 30 तक याद रखना है, दैट्स इट, हमारे लिए उतना काफी होता है, ठीक है ना। हाँ, एक और बात है, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड आपके उसमें एफ ब्लॉक के अंदर पढ़ना पड़ता है, वो स्पेशली सीबीएसई में 12वीं क्लास के अंदर होता है, और एनएस वाले में तो कंबाइंड ही है, वो तो पता ही है ना। तो उसके लिए निमोनिक्स की एक वीडियो बनी हुई है हमारी, निमोनिक्स करके, ठीक है ना। एक्चुअली में निमोनिक्स का स्पेलिंग ये है MNE करके, ठीक है ना। कहीं बोलो निमोनिक्स एन से शुरू होगा, ये एम से होता है, एम साइलेंट होता है, याद रख लेना। निमोनिक्स फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स देख लेना, उसमें बहुत लंबी लंबी सीरीज है और बहुत अच्छे से ट्रिक उसकी सिखाई हुई है, ठीक है ना, वो जरूर देखनी है वैसे। तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर बोलते हैं वो, तो एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, तो ऐसे ही याद रखना है कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो अपने दिमाग में मतलब वो याद करो, बस पैटर्न पहले एक बार फॉलो करो, तुम्हें उससे पता चलेगा कि एटॉमिक नंबर इसका क्या होगा, 15 होगा। क्या होगा, 15वें नंबर पे क्योंकि आता है हमारे पास में कौन सी चीज, फोस्फोरस। अब देखो फोस्फोरस, मतलब पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए पी फॉर फोस्फोरस होता है, ठीक है ना। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है मैंने बता दिया अभी, 15 होता है, ठीक है ना। 15 होने का मतलब क्या है, कि ये 15 जो होंगे वो नंबर ऑफ क्या होंगे, प्रोटॉन्स, ठीक है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो जनरली किसी भी एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस के अंदर हम जो होते हैं वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर। और उसके अलावा देखो क्या होता है, न्यूक्लियस ये वाला होता है, इसके बाहर ऑर्बिट लगे होते हैं। याद रखना कि एक एटम के अंदर हमारे पास में 3 चीजें होती हैं, एक होता है आपका प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मतलब 2 चीज तो ये होगी ना, वो न्यूक्लियस के अंदर होती है। कहां पे होती है वो दोनों, न्यूक्लियस के अंदर। और तीसरी एक और चीज होती है जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, मगर वो इलेक्ट्रॉन कभी न्यूक्लियस के अंदर नहीं होते, वो कहां पे करते हैं, अपने आप को ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं। मतलब यहाँ पे जैसे होता है ना सूरज के चारों तरफ प्लैनेट्स वगैरह घूमते रहते हैं, तो जस्ट वैसे ही न्यूक्लियस को एक सूरज अगर मान लेते हैं, हम सन मान लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरी में 18 है। तो उस तरीके से हमारे पास में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहेंगे, ठीक है ना। तो उसमें जो होता है ना, मतलब 2 के बाद जो होते हैं जनरली 8 के फॉर्म में होते हैं, इसे बोलते हैं ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट का मतलब अपने आप में क्या होता है, ऑक्टेट का मतलब होता है, ऑक्ट का मतलब होता है केमिस्ट्री की भाषा में 8 से, ठीक है ना। तो 8 जब मतलब एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं उसको ऑक्टेट बोला जाता है। बात समझ में आई। तो पहली बात क्या होगा, जैसे कोई भी एक सीरीज दे देगा आपको, उसके बेसिस पे आपको बोलेगा जैसे पी फॉर फोस्फोरस है, एटॉमिक नंबर क्या 15 है। अगर आपको बोलेगा एटॉमिक मास क्या होगा इसका, तो किसी भी चीज का एटॉमिक मास जो होता है उसका एटॉमिक नंबर से लगभग डबल होता है। लगभग डबल का मतलब ये ऑलमोस्ट, ठीक है ना, अप्रॉक्स वाली फॉर्म बोल सकते हो।
तो यहाँ पे 15 दूनी 30 बोलूंगा मैं, ठीक है ना। मगर ये हो सकता है कि मे बी प्लस माइनस ऑफ 0.5 हो सकता है, ठीक है ना। ठीक है, थोड़ा बहुत इसमें मतलब कि बनती है चीजें। जैसे लेट अस सपोज मैं अगर बात करता हूँ क्लोरीन की, ठीक है ना, तो क्लोरीन कौन से नंबर पे आता है, 17वें नंबर पे आता है, ठीक है ना। मगर उस मतलब इसका 17 क्या होगा, एटॉमिक नंबर। मगर वहीं पे मैं अगर इसके एटॉमिक मास की बात करूंगा तो वो हमारे पास में 17 दूनी 34 ना होकर क्या हो जाता है, लगभग आपका 37.5 के नियर बाय भी चला जाता है, ठीक है। तो ये कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। जैसे मान लो हाइड्रोजन पहले नंबर पे आता है, 1 एटॉमिक नंबर है, मगर इसका एटॉमिक मास भी 1 ही होता है, मतलब 1.008, ठीक है ना। तो ये सब एक्सेप्शन है, कुछ कास्ट तो एक्सेप्शन होंगे मगर बाकी सब लगभग डबल होते हैं। जैसे हीलियम 2 होता है एटॉमिक नंबर, 4 हो गया एटॉमिक मास। उसके बाद में आप कोई और से बोलो, जैसे नाइट्रोजन है तो 7वें नंबर पे आता है, 14वां उसका एटॉमिक मास हो गया, ठीक है। तो ऑलमोस्ट बाकी सब तो हमारे पास में सेम रहते हैं, मगर ये जो होता है ना कुछ कास्ट एक्सेप्शन होते हैं। तो आप क्या याद रखोगे कि मतलब एटॉमिक मास जो होता है लगभग डबल होता है, ठीक है। इसके बाद में जो आप लोग को याद करना है वो ये करना है कि जैसे आपको मतलब एटॉमिक नंबर के बाद में एटॉमिक मास बोल दिया, ठीक है ना। उसके अलावा फिर आपको क्या बोल सकता है इसमें, एक बोल सकता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है हमारे पास में, आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है जो देखो नाम से छुपा होता है। आयन का मतलब होता है हमारे पास में जो पॉजिटिव या नेगेटिव वाला चार्ज डेवलप होता है ना किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर, वो उसका आयन होता है। पॉजिटिव है तो उसको बोलते हैं कटायन, नेगेटिव हुआ तो उसको बोलेंगे एनायन, ठीक है ना। कटायन एनायन का स्पेलिंग भी लिख लो, CATION कटायन, और नेगेटिव वाले में हुआ ANION एनायन, ठीक है ना। तो जैसे कटायन के एग्जांपल कौन होंगे, जैसे मान लो Na का पॉजिटिव, ठीक है, Mg का 2 पॉजिटिव, ठीक है, Al का 3 पॉजिटिव, ओके, ये सब क्या होंगे हम पे एग्जांपल होंगे, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं एनायन की बात करता हूं तो एनायन में कौन होगा, जो नेगेटिव चार्ज होते हैं, जैसे Cl माइनस या O2 माइनस, ठीक है ना, या S2 माइनस, तो हमारे पास में हो गया OH हो गया माइनस का। तो ये सब हमारे पास में क्या होंगे, अनायन होंगे, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, देखो एंथैल्पी में हमारे पास में क्या होता है, एंथैल्पी का मतलब होता है हीट, ठीक है। तो वो हीट जो कि आयन में तोड़ने के लिए जरूरी होती है किसी भी एक एलिमेंट को। जैसे मेरे पास Na था, Na था का मतलब क्या है कि पहले न्यूक्लियस होगा, पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके बाद में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके बाद एक और ऑर्बिट होगी, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। क्यों पता चला मुझे, क्योंकि Na का मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नॉट अकॉर्डिंग टू द ऑफ प्रिंसिपल। ये कौन से वाले हो रहे, KLM शेल वाले की तरह के। तो होता था तुम्हारा जैसे 11वें नंबर पे है तो ये बोलेंगे 2,8,1, ये होगा ना। तो इसलिए न्यूक्लियस के जस्ट बाद वाले ऑर्बिट में क्या है, 2 है, ठीक है ना, ये 2। फिर 8 होंगे तो अगली वाली ऑर्बिट में 8 बंदे हैं, इसमें मतलब 8 इलेक्ट्रॉन है, और लास्ट वाले में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं चाहता हूं कि ये स्टेबल हो, तो स्टेबल होने के लिए क्या करूंगा, इस इलेक्ट्रॉन को निकाल के बाहर फेंकना पड़ेगा मुझे। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, आयन इसका निकाल के बाहर निकालने। तो आयन निकालने के लिए वहां पे आयनेशन एंथैल्पी लगानी पड़ती है। बात पहले पड़ रही है। जितना भी नजदीक होगा कोई इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से, उतना ही मुश्किल होगा उसमें से आयन को निकालना, ठीक है ना। क्योंकि न्यूक्लियस जो होती है ना वो एक मतलब एक सेंट्रल फोर्स होती है, और जितना इलेक्ट्रॉन उससे दूर जाता रहेगा, जैसे पहली ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन नजदीक है ना, तो पहली ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको बहुत ज्यादा तगड़ी एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, तो अगर मैं एक एग्जांपल देता हूं जो कि अप्रोक्सीमेटली सही भी है, ठीक है ना, बस थोड़ा बहुत अंतर है। अगर इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मुझे 1000 जूल की एनर्जी देनी पड़ रही है ना तीसरे वाले ऑर्बिट को, तो दूसरे वाले ऑर्बिट के लिए मुझको लगभग इसकी दुगनी देनी पड़ेगी, यानी 2000 जूल देना पड़ेगा एनर्जी। अगर मैं वहीं पे मैं अगर इसकी पहले वाले ऑर्बिट की बात करता हूं तो इसका भी दुगुना, मतलब 4000 जूल की एनर्जी देनी पड़ेगी। जूल तो पता है ना एनर्जी की यूनिट होती है। तो ये एनर्जी मतलब इन द टर्म्स ऑफ हीट, ठीक है ना। तो कितनी हमारे को टेम्परेचर देना पड़ रहा है वो उस तरीके से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, आयन में तोड़ने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे हमने क्या करा, आयन को निकाल दिया, ठीक है। और एक होता है इसका उल्टा, इसका उल्टा जो होता है वो होता है हमारे पास में कौन सा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है यहाँ पे आयनाइजेशन मतलब आयन टूट रहा था, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, ठीक है ना। यानी Cl नेगेटिव था, ठीक है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन आया और इसकी वजह से इसने क्या करा, Cl बनाया। मगर यहाँ क्या था, Na जो था ना आयनाइजेशन में, Na जो था वो उसमें क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन टूट के निकल गया, जिसकी वजह से ये Na पॉजिटिव बनाया। बात समझ आई। तो आयनाइजेशन में ये होता है, इलेक्ट्रॉन गेन में ये होता है, ठीक है। अब देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे आपको ये पांचों के पांचों दे दिए, अब बोल रहे हैं कि भैया आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी होगी, है ना। तो भाई एक बात बताओ, मैंने अभी बताया ना जितने नजदीक होगा न्यूक्लियस से, ठीक है ना, तो न्यूक्लियस के सबसे नजदीक किसके मतलब इलेक्ट्रॉन हो रहे होंगे, नाइट्रोजन,
ठीक है ना, इसके अंदर से बात कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पे नाइट्रोजन होगा, क्योंकि भाई एक बात बताओ, बिस्मथ, अगर मैं नाइट्रोजन और बिस्मथ की बात करता हूँ तो नाइट्रोजन तो पहली ऑर्बिट के बाद में यहीं पे आ रहे हैं ना, पहली दूसरी तीसरी ऑर्बिट में आ रहे हैं, सॉरी दूसरी वाली में आ रहे हैं, क्योंकि 2,5 होगा ना, ये तो 7वें नंबर पे है। मगर वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ इसकी, तो ये तीसरी ऑर्बिट में आ गई, चौथी है, पांचवी, छठी, तो यहाँ पे हमको 6 ऑर्बिट बनाने पड़ेंगे, है ना। अगर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ तो देखो यहाँ पर से यहाँ पे इतनी दूरी छोटी सी है ना, और वहीं पे यहाँ पे वो दूरी कितनी है, बहुत बड़ी है एज कम्पेयर टू इसके। तो अगर मैं बोलूंगा कि भैया आयन मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन निकालना है और ये वाला निकालना है, तो नजदीक कौन सा पड़ रहा है, नजदीक ये पड़ रहा है, मतलब इसमें ताकत ज्यादा होगी ना, तो इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई होगी, मगर इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसी होगी, कम होगी, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान होगा। बात पहले पढ़ रहा है, पढ़ गया, तो ये हो जाती है ये चीजें। अब एक और बात समझ लो, ये जो चीज होती है ना, ये मतलब जो यहां से न्यूक्लियस से लेकर के जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन जो होता है, वो जो दूरी होती है, इसको बोलते हैं कोवेलेंट रेडियस। क्या बोलते हैं, कोवेलेंट रेडियस। बिकॉज ये क्या करता है, ये बॉन्ड वाली फॉर्म बनाते हैं हमारे पास में, ठीक है ना, मतलब जो मतलब बोलते हैं ना हम लोग कि मतलब हाँ भाई बॉन्ड बन रहा है हमारे पास में, ठीक है ना, तो ये इसका जो रेडियस होता है उस चीज को बोला जाता है, ठीक है ना। अब वहीं पे अगर मैं बोलता हूँ कि आयन वाली फॉर्म बनाई, तो आयन में क्या होता है कि ये जैसे लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन है उसको निकाल दिया गया ना, तो इसका मतलब क्या है कि एक ऑर्बिट खत्म हो जाती है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक ऑर्बिट अंदर शिफ्ट हो गया, तो इलेक्ट्रॉन का मतलब ये जो रेडियस है वो घट गया ना। तो अगर कोई बोलता है ना कोवेलेंट रेडियस और आयनिक रेडियस में से बड़ा कौन है, तो आयनिक रेडियस जो होगा वो छोटा होगा। क्यों, क्योंकि यहां से हमने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, यानी ऑर्बिट छोटी हो गई, तो छोटी हो गई तो इसका मतलब बात वाली बढ़ रही है। कोई ऐसा जिसको डाउट है, गौतम और समीर के लाओ। अच्छा मुकुल, वेरी गुड, बोलो एक और बात बताऊं। ओके देखो, मेरे कहने का मतलब ये है, कहां से वैसे मतलब जो चार्ज वाला था, आयनिक और कोवेलेंट वाला। ओके देखो, कोवेलेंट में हमने बोला कि मतलब जैसे आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है ना, अगर मैंने इसको निकाल के बाहर फेंक दिया, ठीक है ना, तो निकाल के बाहर फेंक दिया तो एक ही इलेक्ट्रॉन था ना जैसे इसमें, तो यहां पर से क्या होगा, ये जो रेडियस है वो हमारे पास में डिक्रीज हो जाएगा, तो यानी कोवेलेंट रेडियस बड़ा था, आयनिक रेडियस छोटा हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है ना, तो यानी कि कोवेलेंट रेडियस बड़ा होता है एज कम्पेयर टू आयनिक रेडियस। पल्ले बढ़ गई बातें, हाँ कुछ अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी, इसलिए बोले आयनाइजेशन एंथैल्पी, और एंथैल्पी का मतलब ही हीट होता है, ठीक है ना। तो एक ये वाली बात होगी हमारे पास में, ठीक है ना। तो इसके रिलेटेड यहाँ पे ये सारी बातें हो रही हैं। और क्या था, जैसे मतलब मान लो लेट अस सपोज मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात होगी, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, सेम वही वाली बात भैया, रेड जो कोवेलेंट मतलब जो बॉन्ड है हमारे पास में, वो जितना छोटा होगा, मैंने बताया था ना एक बार आप लोग को पहले भी, कि जैसे धागा या मांझा या लकड़ी का एग्जांपल दिया था हमने, बड़ी लकड़ी को तोड़ना आसान होता है, मगर छोटी लकड़ी को तोड़ना मुश्किल है, तो दैट्स इट, ठीक है ना। अगर मेरे पास में एक नाइट्रोजन है, दैट मींस ये देखो यहाँ पे ये बॉन्ड बन गया, इसका मतलब छोटा सा बॉन्ड बनाया ना, वहीं पे अगर मैं बोलूंगा कि हाँ भैया चौथे नंबर का कोई है, तो ये बड़ा बॉन्ड है ना, तो क्या होगा कि मतलब अगर मैं देखो बात क्या होती है ना कि आउटरमोस्ट शेल में यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन जो होगा, इसको निकालने के लिए बहुत तगड़ी एनर्जी देनी पड़ेगी, हमने बात की थी ना भी, क्योंकि हर ऑर्बिट कम होने पे क्या होता है, दुगनी एनर्जी लगानी पड़ती है लगभग, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, एक बात बताओ, यहाँ पे जो एनर्जी लगानी पड़ेगी वो काफी ज्यादा होगी ना एज कम्पेयर टू यहाँ वाले एनर्जी के लिए। तो अगर ये एनर्जी बहुत ज्यादा होगी तो दैट मीन्स कि मतलब हमको तोड़ना आसान किसको होगा, तोड़ना यही आसान है ना। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की भी बात यहाँ पे पहले कर लेते हैं। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का मतलब होता है कि बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो हीट देनी पड़ रही है, तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो हीट देनी पड़ रही है वो इसमें आसानी से टूट जाएगा ना, तो इसमें कम हीट देनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, कम हीट देनी पड़ेगी। ओके, तो ये चीज हमारे पास में हो जाती है, अगर कम हीट देनी पड़ेगी ये जल्दी टूटेगा, दैट मीन्स इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, लो, मतलब इसको हम आराम से तोड़ देंगे। आ रही बात समझ में। तो क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं कि भैया इनको है ना अकॉर्डिंग टू देयर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के टर्म्स में अरेंज करो। तो तुम्हें ये याद रखना है कि सबसे ज्यादा तगड़ी एनर्जी किसकी होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन 9n की होगी। उससे कम कौन होगा, फास्फोरस, उससे कम कौन होगा, और सॉरी उससे कम कौन होगा, Sb, उससे कम कौन होगा, बिस्मथ, ठीक है ना। देखो एक्सेप्शन हर एक जगह होता है, केमिस्ट्री में एक्सेप्शन बहुत पाए जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि नाइट्रोजन फास्फोरस में उल्टा हो जाता है थोड़ी देर के लिए, बाकी सब पैटर्न फॉलो कर लेते हैं, ठीक है ना। मगर यहाँ पे क्या होता है, एक्सेप्शन जो होंगे ना वो आपको बुक से बार बार पढ़ने पड़ेंगे। यहाँ पे मगर ये है कि बेसिक आइडिया यहाँ पे मिल जाएगा, और बेसिक आइडिया के बाद में ही केमिस्ट्री आसान लगती है फिर, ठीक है ना, क्योंकि एक रफ आइडिया मिल जाता है ना कि चीज क्या हो रही है, आखिर क्यों हो रही है, ये सब बातें पहले पढ़ रही हैं। तो एक ये हो गया मेल्टिंग पॉइंट की, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आपस में एक दूसरे से कोरिलेट करता है। बैठ जाओ, नमस्ते। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आपस में कोरिलेट करता है। अगर किसी भी चीज का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है दैट मींस उसका बॉइलिंग पॉइंट भी लगभग ज्यादा ही होता है, तकरीबन, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसे है, मतलब इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है डाउन द ग्रुप, ठीक है ना। तो अगर हम ध्यान से देखें तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, जितना बड़ा
मतलब कोई भी हमारे पास में एलिमेंट होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना आसान होगा। तो यानी इसमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी कितनी लगानी होगी, बहुत कम, भाई बहुत ही कम हीट देनी होगी ना इसको। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ऐसा क्वेश्चन बन गया। अगर मैं बोला एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर क्या है, इसका बस देखो 7 है, इसका 15 है, ये 37 है, तो मतलब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, बढ़ रहा है डाउन द ग्रुप, ठीक है ना। एटॉमिक मास क्या होगा भैया, वो तो उस पर डिपेंड कर रहा है ना डायरेक्टली, एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास तो डायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं। तो एटॉमिक मास जो होगा वो भी इंक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करेंगे, तो ये हमारे पास में क्या होगा कि मतलब कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है उसमें डालने के लिए, तो जितनी जैसे निकालने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ रही है ना, तो उसमें वापस डालने के लिए भी उतनी एनर्जी देनी पड़ती है इन द टर्म्स ऑफ नेगेटिव वैल्यू, ठीक है ना। मतलब मान लो कि एक बर्फ था मेरे पास में, इसको मैंने 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल कर अगर पानी बना दिया इसको, तो जितनी एनर्जी मेरे को यहां तक देनी पड़ रही है ना, ठंडा करने के लिए भी उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। रिवर्सिबल रिएक्शन का कंसेप्ट होता है हमारे पास में। वो बात अलग है कि बीच में कुछ जो है ना सराउंडिंग जो है वो एनर्जी को खा जाएगा थोड़ा सा, मगर थोड़ा बहुत ही खाएगा ना, माइनर सा, उसे एरर में वो गिनते हैं फिर, ठीक है ना। तो ये चीज है, बोलो। मतलब से एटॉमिक मास बढ़ता है, नीचे डेंसिटी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा डेंसिटी का फर्क, ठीक है ना। अब डेंसिटी का फर्क देख लो बच्चों एक बार। देखो डेंसिटी का मैंने एक बार पिछली बार भी बताया था, वैसे मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूं। देखो अगर मेरे पास में ना नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बढ़ रहे हैं ना, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बढ़ रहे हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना वो भी बढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। मगर ऑर्बिट ना बढ़ के सिर्फ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं ना, तो फिर वहां पे हमारे पास में क्या होगा, देखो दो चीजें बता रहा हूं कि अगर मैंने बोला 2,8,7, तो मतलब देखो 2 इसमें आएंगे, 8 इसमें आएंगे, 7 इसमें आएंगे, 3 ऑर्बिट हो गए मेरे पास, ठीक है ना। तो मतलब अगर मैं ये बोलता हूं ना कि नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ रहे हैं, देखो ये के शेल है, एल है, एम है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें हमारे पास में जो होता है एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा होता है, और एटॉमिक रेडियस बढ़ने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल जितने ज्यादा होंगे डेंसिटी उतनी हाई होगी। डेंसिटी कैसे होगी, हाई होगी, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात हो रही है। अब एक बात और समझ लो, 2,8 के बाद में यहाँ पे मान लो अगर 3 है, ठीक है ना, या फिर 2,8 4 है, 2,8 7 है, तो यहाँ क्या होता है, तो अगर 2,8,3 हुआ है तो मतलब तीसरे ऑर्बिटल तो पहुंच गए। 3 के लिए मगर यहाँ पे होंगे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। 4 होंगे तो क्या होगा, ये एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ये यहाँ पे क्या होता है, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ना शुरू होता है तो ये अंदर की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाता है चीज। मतलब वो जो चीज होती है ना कॉन्ट्रैक्शन शो करती है, क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन शो करती है। क्यों, जब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जब बढ़ते हैं ना, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जब बढ़ेंगे, तो वहां पे क्या होगा, वो जो चीज है वो सिकुड़ना शुरू हो जाएगी। कौन सी चीज, इलेक्ट्रॉन, जो भी हमारे पास में एटम है, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से शिफ्ट करवा रहे हैं ना उसको, ठीक है। और वहीं पे अगर इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं मैं, 7 की बजाय मैंने 5 कर दिए, तो क्या होगा, इनके पास जगह खाली होगी ना भाई, खुल देखो एक बात बताओ, एक कमरे में 5 बंदे हैं और छठा आ गया, तो वो क्या बोलेंगे, थोड़े कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेंगे ना, कि अरे थोड़ी और जगह दे जल्दी, है ना। वहां पे 2 बंदे अगर चले गए 5 में से, तो क्या होगा, बोलेंगे अब तो फैल के रहेंगे मजे से, है ना। तो वही वाली बात है, ये जो चीज है ना छोटी हो जाती है कब, जब यहाँ पे ज्यादा लोग हो जाते हैं, और जब कम हो जाते हैं तो क्या करते हैं, फैल जाती है, ठीक है ना। तो फैलना और कम होना ये भी अपने आप में एटम के रेडियस की बात हो रही है, कि एटम का रेडियस कैसे होगा, आने की वजह से या जाने की वजह से। तो क्वेश्चन देखो खुद बना सकते हो, कई सारे कंसेप्ट क्लियर है तो खुद ही बनाओ, ये बहुत सिंपल कंसेप्ट होते हैं इसके, बहुत भयानक नहीं है, ठीक है ना। रिपीट करो बार बार, ठीक है ना, बार बार चीजों को देखना, डबल ट्रिपल देख लो और चीजें खत्म हो जाएंगी। फिर चीजें यही है बस, मतलब मेन अगर इनऑर्गेनिक की बात करते हो ना, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक वगैरह के अंदर कई सारे चैप्टर जो तुम्हारे कम से कम ये मान लो ले देके 7-8 चैप्टर बनते हैं तुम्हारे इन सब के ऊपर। तो बेसिक लगभग ये वाला होता है जहां पे सबसे ज्यादा बच्चे मतलब के दिमाग अपना खराब कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको देखना, बाकी नेक्स्ट क्लास में और भी बनाएंगे।